हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन की सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीडीसी क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीपैट 2023 का सेकंड शिफ्ट का फार्मास्यूटिक्स सेक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले फार्माटेक वाले पार्ट से। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन, मतलब इस आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का उस पेपर के हिसाब से 62 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स से लिया गया है। तो आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के इनविट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इनके नेम, आईपी और यूएसपी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए लास्ट ईयर इससे, मतलब ईयर 2023 में से क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इसके आपके जो डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स था उसके नेम से पूछा गया। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7 क्या होता है। ये याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टाइप 1 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स जो है आपका वो किस नाम से जाना जाता है। और ये सब यूएसपी के हिसाब से है। देखिए यहाँ पर आईपी और इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बड़ा ही सिंपल कर दिया, काम आसान कर दिया हमारा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने यूएसपी का ही पूछा है। क्योंकि क्वेश्चन से समझ में आ रहा है ये यूएसपी का है, क्योंकि आपका आईपी में केवल टाइप 4 ऑपरेटर्स तक ही होता है, लेकिन यहाँ पर टाइप 7 वाला भी पूछा है, इसलिए हमें यूएसपी के हिसाब से चलना है। तो यूएसपी के हिसाब से टाइप 1 डिसोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है वो आपका बास्केट टाइप होता है। ओके, टाइप 1 बास्केट टाइप। टाइप 5 होता है आपका पैडल ओवर डिस्क। टाइप यूएसपी टाइप 6 ऑपरेटर्स होता है सिलेंडर ऑपरेटर्स। ओके, और टाइप 7 होता है रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। तो यहां पर मैचिंग जो हमारी निकल के आ रही है, टाइप 1 जो है आपका आर, टाइप 2 टाइप 5 है आपका क्यू। ओके, टाइप जो टाइप 6 है वो है एस, और टाइप 7 है वो है पी। तो इस हिसाब से अगर मैचिंग करेंगे तो क्या आंसर निकल के आ रहा है? हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है वो ए आंसर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे टाइप 1 को हम यूएसपी के हिसाब से बास्केट टाइप बोलते हैं, टाइप 2 पेडल टाइप होता है, टाइप 3 जो होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होता है, टाइप 4 जो होता है फ्लो थ्रू सेल होता है, टाइप 5 पेडल ओवर डिस्क होता है, टाइप 6 जो है आपका सिलेंडर ऑपरेटर्स होता है, और टाइप 7 रेसिप्रोकेटिंग होल्डर ऑपरेटर्स होता है। चलिए देखते हैं, आंसर मैच करते हैं। आंसर ए है, आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर ए है, और ये उसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। A clear sweetened hydroalcoholic liquid containing medicament is known as। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी तरीके का क्वेश्चन था जीपैट 2023 का फर्स्ट शिफ्ट में, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, और उससे पहले जीपैट 2021 में भी पूछा गया था। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप तो समझ भी गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्लियर है, मतलब मोनोफेजिक सिस्टम है, स्वीटेंड है, बहुत ज्यादा स्वीट नहीं है, थोड़ा बहुत स्वीट है, हाइड्रोअल्कोहलिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोअल्कोहलिक है। तो यहाँ पर अगर उठाकर देखें, स्वीट मोनोफेजिक सिस्टम और हाइड्रोअल्कोहलिक सिस्टम, अगर कोई निकल के आएगा वो है आपका एलिक्सर। देखिए सिरप स्वीट होते हैं लेकिन हाइड्रोअल्कोहलिक नहीं होते, क्लियर होते हैं। टिंचर हाइड्रोअल्कोहलिक हो सकते हैं बट स्वीट नहीं हो सकते। ओके, तो इस हिसाब से जो आंसर हमारे पास निकल के आएगा, स्वीट भी है, मोनोफेजिक सिस्टम भी है, और साथ ही साथ कैसे आपके हाइड्रोअल्कोहलिक सिस्टम है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए, एलिक्सर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आपको दोस्तों, डिफरेंट टाइप के मोनोफिजिक्स सिस्टम दिए गए हैं। ये सिस्टम्स आपको याद रहने ही चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में छोटे छोटे डोजेस फॉर्म है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि इस ईयर लिंचेस से क्वेश्चन पूछा जाए, लिंचेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 है, स्टेटमेंट से लिया गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट है, रबर स्टॉपर कैन नॉट विथस्टैंड पायरोजन डिस्ट्रक्टिव टेम्परेचर। स्टेटमेंट 2, देखिए कोई कोरिलेशन नहीं है इनमें, बस आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है।
ये जान के चलिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, इन केस ऑफ रबर स्टॉपर फॉर इंजेक्शन reliance must be on effective sequence of washing through rinsing with WFI, prompt sterilization and protective storage to ensure the adequate pyrogen control। ओके, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रबर स्टॉपर कैन नॉट विथस्टैंड, किसके साथ विथस्टैंड मतलब टिक नहीं पाएगा पायरोजन डिस्ट्रक्टिव टेम्परेचर। पायरोजन डिस्ट्रक्टिव टेम्परेचर कितना होता है, मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डेफिनेट सी बात है, इस पर आपका रबर स्टॉपर जो है, रबर का जो स्टॉपर है वो आपका टिक नहीं पाएगा, मेल्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो स्टेटमेंट पी तो पूरी तरह से सही है। तो आपका अगर आप उसको पायरोजन फ्री, ज्यादातर जो केसेस में हम जो पायरोजन फ्री करते हैं, आपके जो कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट है उसको हम पायरोजन फ्री करते हैं, वो कैसे करते हैं, उसको हम टेम्परेचर से हम पायरोजन फ्री करते हैं। लेकिन आप टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद आपका जो कंपोनेंट है, आपका जो रबर स्टॉपर है, वो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, तब उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन केस ऑफ रबर स्टॉपर फॉर इंजेक्शन मस्ट बी ऑन इफेक्टिव सीक्वेंस ऑफ वॉशिंग। तो यहाँ पर एक वॉशिंग का एक सीक्वेंस होना चाहिए जिसके कारण क्या हो, आपका जो स्टॉपर है, अगर मान लीजिए आपका स्टॉपर स्टेराइल नहीं होगा, पायरोजन फ्री नहीं होगा, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पायरोजन एज वेल एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द प्रिपरेशन में ये सारी चीजें पहुंच सकती हैं। आपका जो कह सकते हैं कंटामिनेंट पहुंच सकते हैं, आपका माइक्रोब्स पहुंच सकते हैं, पायरोजन पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आपको पायरोजन फ्री करने के लिए आपको WFI से स्टेराइल करना पड़ेगा, ठीक है ना, सॉरी WFI से क्लीन करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा और प्रॉपरली इसको स्टोरेज करना पड़ेगा, ताकि क्या करना पड़े कि इसमें पायरोजन कंट्रोल हो सके। तो हमें कुछ ऐसी रिंजिंग टेक्नोलॉजी अपनानी, ऐसी क्लीनिंग टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, सोप वगैरह यूज करके, जिसके कारण क्या हो कि पायरोजन रिमूव हो जाए, क्लीन हो जाए, फिर हम इसको प्रॉपर स्टेराइल करके फिर तब हम इसको स्टोर करेंगे या फिर इसको अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती हैं। आपका जो रबर स्टॉपर है वो पायरोजन फ्री भी होगा और आपका स्टेराइल भी होगा। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। यस, चलिए आंसर चेक करते हैं। जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। और आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, तो आपका जो पायरोजन है वो आपका उसके लिए हीटिंग टेम्परेचर, अत्यधिक हीटिंग टेम्परेचर रिक्वायर होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीटिंग टेम्परेचर रिक्वायर है। इस पर आपका रबर क्लोजर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली रबर क्लोजर को वॉश करना पड़ेगा और प्रॉपरली स्टेराइल करके, ठीक है, इसको आपको प्रॉपर वे में क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोरेज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका मैच दी कॉलम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एरोसॉल कंपोनेंट के, एरोसॉल जो कह सकते हैं जो वाल्व असेंबली होती है उसके कंपोनेंट से क्वेश्चन है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एरोसॉल में मैं अगर कहूं तो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आपके वाल्व असेंबली के पार्ट्स हैं। तो चलिए मैच दी कॉलम देखते हैं इसकी और पर्पस देखते हैं। तो यहाँ पर पार्ट दिए गए, गैस्केट, स्प्रिंग, माउंटिंग कप और हाउसिंग, और इस तरफ इनकी पर्पस दिए गए हैं। तो गैस्केट क्या करता है, स्प्रिंग क्या करता है, तो गैस्केट क्या करता है, ये आपका लीकेज को प्रिवेंट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है गैस्केट, एक तरीके से ये सीलिंग होती है। स्प्रिंग क्या करता है, ये आपके गैस्केट जो कि सीलिंग का काम कर रहा है उसको प्लेस पर रखने का काम करता है। माउंटिंग कप क्या करता है, ये आपकी पूरी वाल्व असेंबली को अटैच करता है, किससे, कंटेनर से, इसलिए आपका वाल्व अपनी प्लेस पर होल्ड रहेगा। तो मतलब इसका एस हो जाएगा। और हाउसिंग होती है, एक कह सकते हैं ओपनिंग्स होती है, एक कनेक्टिंग पार्ट रहता है जो कि डिप ट्यूब को स्टेम और एक्चुएटर से जोड़ने का काम करता है। तो इस लिहाज से आंसर हमारे पास निकल के आएगा फर्स्ट क्यू, सेकंड आर, थर्ड एस एंड फोर्थ बी। यस, हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मैच किया हमने वो निकल के आ रहा है बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बी इज द राइट आंसर। ओके, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं। कहां पर यूटिलाइज किए जाते हैं, ये आपके
आपके वाल्व असेंबली को बनाने के लिए, या कह सकते हैं एरोसॉल की वाल्व असेंबली को बनाने के लिए आप देख सकते हैं एक्चुएटर बटन होता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट डिस्चार्ज होता है, स्टेम, गैस्केट, स्प्रिंग, माउंटिंग कप, हाउसिंग, डिप ट्यूब, ये सारे इंपॉर्टेंट, इनकी फंक्शनिंग और इनका मटेरियल दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वैनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट दैट मे बी क्लासिफाइड एज, यदि मैं इसको आज का डिस्कशन का सबसे सिंपल क्वेश्चन कहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन। आप डिफरेंट टाइप के ऑइंटमेंट बेस यूज करते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका एक होता है आपका ओलियजिनस हाइड्रोकार्बन बेस, दूसरा अब्जॉर्प्शन बेस, तीसरा इमल्शन बेस और चौथा वाटर सोल्यूबल बेस। तो यहाँ पर अगर देखें वाटर सोल्यूबल बेस में तो कौन आता है आपका मैक्रोगोल्स आते हैं, पीजी आते हैं, तो पीजी वाला तो ये तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ओलियजिनस बेस में ऑयली कंसिस्टेंसी वाले सब्सटेंसेस आते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑयल्स आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब्जॉर्प्शन बेस में आपके लैनोलिन, एनाइडस, लैनोलिन, वूल, आपका जो आपका जो वूल बीज वैक्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता हमारे पास का इमल्शन बेस। वैसे भी हमें पता ही है कि वैनिशिंग क्रीम जो होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वैनिशिंग क्रीम होती है क्या होती है, इमल्शन होती है। किस टाइप का इमल्शन होती है, OW टाइप का इमल्शन होती है। किस टाइप का दोस्तों, OW टाइप का इमल्शन होती है। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी ओलियजिनस बेस की है, ये सबसे पॉपुलर कैटेगरी, सबसे पुरानी है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे बेसिस हैं जो कि हम यूटिलाइज करते हैं इमल्शन सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस को बनाने के लिए। चलिए टैबलेट डिफेक्ट से क्वेश्चन, फर्स्ट उसमें भी आया था शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी है। पिकिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, पिकिंग जो टर्म है वो किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर, जब कोई टैबलेट 2 या 2 से ज्यादा लेयर में डिवाइड होती है कंप्लीटली, तो उसको बोलते हैं हम लैमिनेशन। क्वेश्चन में पूछा गया पिकिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट, मॉटलिंग, partial or complete separation of the top and bottom crown of tablet from the main body of the tablet. Okay, this is called the capping. Capping की definition है, लेकिन हमें picking तो मिला नहीं, picking ये होगा। The situation when the surface material from the tablet that is sticking to and being removed off from the tablet surface by a punches के through tablet material आपका रिमूव्ड ऑफ हो गया या पंच फेसेस पे अडेयर हो गया, स्टिक हो गया, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं पिकिंग। ऐसी प्रॉब्लम एक और होती है स्टिकिंग, जिसमें मटेरियल किस पर, डाई वॉल के ऊपर स्टिक कर जाता है, उसको बोलते हैं हम स्टिकिंग। चलिए आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं डिफेक्ट्स, ये कैपिंग हो गया, ठीक है, पिकिंग और ये लैमिनेशन और ये मॉटलिंग, ये सारे डिफेक्ट्स जो है आपको याद रखने। सरंग, स्पा, सेमी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट यूज फॉर दी, ये याद रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक से अगर याद रखते हैं, ट्रिक से अगर सॉल्व करते तो पकड़ में आ जाता। बच्चे कह रहे थे बहुत टफ क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिलिंग एंड पैकिंग लाइन फॉर द टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसोल के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता। फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इसके लिए यूज नहीं करते। इंसर्टिंग रबर क्लोजर इन दी वाइल इसके लिए भी नहीं यूज करते। यहाँ पर सिंपल सा निकला एसपी मतलब यहाँ पर क्या है, सपोजिटरी को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, सपोजिटरी को इंडिकेट कर रहा है। तो मतलब प्रोडक्शन ऑफ सपोजिटरी के प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है। किसके लिए इन्वॉल्व होता है, सपोजिटरी के प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका सी आंसर होना चाहिए, सॉरी क्या होगा आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस चलिए तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है जो कि सपोजिटरी फिलिंग मशीन से रिलेटेड है। ये सेरंग एस्पा सेमी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है जो कि सपोजिटरी के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजिकल फार्मेसी का सेक्शन आ चुका है। चलिए दोस्तों तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस ऑफ पार्टिकल साइज मेजरमेंट टेक्निक इन स्कोरिंग ऑर्डर ऑफ साइज।
बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। स्कोरिंग ऑर्डर ऑफ साइज, स्कोरिंग ऑर्डर ऑफ साइज का मतलब क्या है, साइज के हिसाब से आपको सीक्वेंसिंग करनी है। मतलब लार्ज साइज पार्टिकल सेपरेशन, फिर देन स्मॉल और सबसे स्मॉलर। मतलब यहाँ पर एक तरीके से रेंज से पूछा गया, हम पढ़ते हैं ना माइक्रोमेटिक्स में कि ये इस इक्विपमेंट से या इस मेथड से इतने साइज के पार्टिकल तक सेपरेट हो सकते हैं, मतलब ये इसकी लिमिट है। तो वो लिमिट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर लार्ज लिमिट से लेकर स्मॉलर लिमिट की तरफ हम बढ़ते हैं। मतलब बड़े से बड़े पार्टिकल साइज को सेपरेट करने में कैपेबल से लेकर छोटे छोटे साइज को सेपरेट करने में कैपेबल कौन सा इक्विपमेंट होता है उसके हिसाब से। तो सीव का लिमिट थोड़ी सी कम होती है, लिमिट कम इन द सेंस कि बड़े साइज के पार्टिकल को ही क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। उसके बाद जो लिमिट आती है वो एंडरसन पिपेट ऑपरेटर्स की आती है। उसके बाद काउल्टर काउंटर की, और सबसे स्मॉल साइज के पार्टिकल को लाइट स्कैटरिंग डिके मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ए बी सी डी हमारे पास निकल कर आएगा। मतलब ए जो होगा, ए मतलब सीव सबसे लार्ज साइज के पार्टिकल को सेपरेट कर पाएगा, स्मॉलर साइज के पार्टिकल को नहीं कर पाएगा। एंडरसन पिपेट मेथड जो है थोड़े से स्मॉल साइज के पार्टिकल को सेपरेट करने में कैपेबल है, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। काउल्टर काउंटर मेथड उससे भी छोटे साइज के पार्टिकल को सेपरेट करने में कैपेबल होता है, और सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी स्मॉलर साइज के पार्टिकल को सेपरेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है लाइट स्कैटरिंग डिके मेथड की। चलिए देखते हैं हम यहाँ का इस क्वेश्चन का आंसर। ए इज द राइट आंसर। और देख सकते हैं सीक्वेंसिंग। तो आप देख सकते हैं सीव से आप मोर देन 50 माइक्रोस तक के साइज के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो। एंडरसन पिपेट मेथड से आप देख सकते हैं 1 से 200 साइज के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। काउल्टर काउंटर से आप मोर देन 0.5 माइक्रोस तक के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। और लाइट स्कैटरिंग से 0.01 से 1 माइक्रोन। अब बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि सर कि इसमें तो ये 200 है, तो इसको मोर देन 50 मान लीजिए, इसको 50 मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना। और ये इसकी क्या 1, ठीक है ना, इसका 0.5 और इसका 0.01, तो आराम से आंसर निकल आएगा। हम लोअर लिमिट लेकर चलेंगे। कौन सी लोअर लिमिट? तो लोअर लिमिट से हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब अच्छा क्वेश्चन है ये आपका फ्लोकुलेशन से लिया गया है। द एडिशन ऑफ मोनोफेजिक पोटेशियम फॉस्फेट टू द सस्पेंडेड बिस्मथ सबनाइट्रेट पार्टिकल cause the A to B owing to the C। ओके चलिए, तो यहां पर मोनोफेजिक पोटेशियम फॉस्फेट मतलब है क्या? A। नो दिस इज द B सस्पेंडेड। ओके, ये आपका फ्लोकुलेटिंग एजेंट है, इसको B मान लेते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट को B मान लेते हैं। और बिस्मथ सबनाइट्रेट पार्टिकल इसको हम मान लेते हैं A। और फाइनली जो होगा वो होगा C। तो A मतलब आपका बिस्मथ सबनाइट्रेट। तो बिस्मथ सबनाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है कैसा? पॉजिटिव। तो मतलब पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल। ठीक है। अब जब इसमें मोनो पोटेशियम फॉस्फेट ऐड करोगे, फॉस्फेट आपका सिलेक्टिवली, ये आपका आयन जो आपका फॉस्फेट आयन है सिलेक्टिवली एडजॉर्ब हो जाएगा। किसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा दोस्तों? सिलेक्टिवली एडजॉर्ब किसके ऊपर? बिस्मथ सबनाइट्रेट पार्टिकल के ऊपर, जिसके कारण जीटा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्योंकि इसके ऊपर जीटा पोटेंशियल कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐड करते हैं तो जीटा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो मतलब क्या है इसका? मतलब क्या? सी अगर हम कंक्लूजन पे आएंगे, एडजॉर्प्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट एनायन। तो ए मतलब बिस्मथ सबनाइट्रेट था, उसके ऊपर हमने बी ऐड किया, तो उसके कारण जो आपके फॉस्फेट आयन थे वो एडजॉर्ब हुए, जीटा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी, नेगेटिव पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू दी कह सकते हैं कि कन्वर्टेड या कह सकते हैं डिक्रीज द जीटा पोटेंशियल व्हेन एडिंग दी मोनोफेजिक पोटेशियम फॉस्फेट। चलिए, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर जब भी कोई इस तरीके क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल है, पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर आप नेगेटिव एनायन ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बात है जीटा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और यदि मान लीजिए कोई नेगेटिव जीटा पोटेंशियल वाला सब्सटेंस है, उसके ऊपर कैटायन आप एब्जॉर्ब कराओगे तो वहां पर जीटा पोटेंशियल वहां पर भी डिक्रीज होगा। ओके, दोनों ही केसेस में डिक्रीज हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैच दी कॉलम से है, चलिए फिर से देखते हैं। मैच दी कॉलम बहुत आने लगे हैं एग्जाम में, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ट्राई इथेनॉमिन ऑलिएट, ये आपका किस टाइप का? ट्राई इथेनॉमिन ऑलिएट, ओके। ये आपका किस टाइप का? आपका सरफेस एक्टिव एजेंट है, जो कि आपका एनायनिक नेचर का है। एन इथाइल मॉर्फोलिनियम इथोसल्फेट, ये आपका सरफेस एक्टिव एजेंट है, वो किस तरह का है? आपका कैटायनिक नेचर का है। पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट ट्विन 80, ये सरफेस एक्टिव एजेंट है आपका नॉन आयनिक। फिर उसके बाद अगर हम जिलेटिन के बारे में बात करें तो जिलेटिन क्या? आपका हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है। तो फर्स्ट आर, सेकंड टी, थर्ड पी और फोर्थ क्यू इस ऑप्शन में है। बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो याद रखिएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है वो कौन सा निकल के आ रहा है? बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, ट्राइएथेनॉमिन ऑलिएट जो होता है आपका एनायनिक टाइप का सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। एन एसिटाइल एन इथाइल मॉर्फोलिनियम इथोसल्फेट, ये आपका कैटायनिक नेचर का सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। स्पान 80 जो आपका नॉन आयनिक टाइप का सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। जिलेटिन हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ मैकेनिकल मॉडल ऑफ अ विस्को इलास्टिक मटेरियल शोइंग बोथ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड स्टेट एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड स्टेट कंबाइंड इन सीरीज इज टर्म ऑफ। तो यहां पर है कोई सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस है, तो आपको पता है उसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? विस्कोसिटी, और सॉलिड प्रॉपर्टी क्या होती है? इलास्टिसिटी। तो ऐसा एलिमेंट को हमें डिसाइड करना है, ऐसे एलिमेंट का हम सिलेक्शन करना है जो कि आपके इस टाइप के विस्कोइलास्टिक मटेरियल, जो कि इसमें विस्कोसिटी भी है और इलास्टिसिटी है, दोनों को मेजर करने में कैपेबल होता है। व्हाट एलिमेंट? क्रीप एलिमेंट, मैक्सवेल एलिमेंट और रिटार्डेशन एलिमेंट। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सीधा हमें क्लू मिल गया है कि विस्कोइलास्टिक मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर आपको मैक्सवेल एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। दोस्तों कौन सा? मैक्सवेल एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी, मैक्सवेल एलिमेंट। यस, सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं मैक्सवेल एलिमेंट है जो कि आपके इलास्टिसिटी और कह सकते हैं कि विस्कोसिटी दोनों को मेजर करने में कैपेबल होता है। बड़ा सा क्वेश्चन है, आंसर छोटा सा निकालना। इक्वेशन का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं इक्वेशन। चलिए पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छे से। इफ एस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ रेडियस आर, कोई पार्टिकल है जिसकी सॉल्युबिलिटी एस है, उसका रेडियस आर है। इज द नॉर्मल सॉल्युबिलिटी, इज द इंटरफेशियल एनर्जी, एम इज द मॉलिक्यूलर वेट, ओके, rho is the density of bulk solid, r is the gas constant, T is the thermodynamic temperature. Then which of the following equation indicate the change in the interfacial free energy that accompany the dissolution of particle of varying size causing the solubility of substance to increase the with decreasing particle size। तो मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया है? चेंज इन द इंटरफेशियल फ्री एनर्जी, इंटरफेशियल फ्री एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है? तो इंटरफेशियल फ्री एनर्जी में जो चेंज करने का जो इंडिकेशन है वो होता है आपका log s अपॉन s नॉट। इससे निकालते हैं फाइनल सॉल्युबिलिटी अपॉन इनिशियल सॉल्युबिलिटी। s इज द अल्टीमेट सॉल्युबिलिटी है और ये इनिशियल सॉल्युबिलिटी है। अब इनका रिलेशन जो आपने इंटरफेशियल टेंशन और वो सब चीजों से रिलेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें 2 गामा m अपॉन 2.303 RT रो r। यस, तो यहां पर जो कुछ आंसर निकल के आएगा हमारे पास वो निकल के आएगा डी। ये पूरा का पूरा कोई इस इक्वेशन का पूरा रिलेशन जो आपका कह सकते हैं कि जो चेंज इन द इंटरफेशियल एनर्जी है वो किससे है? वो किससे आपका ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है? 2 गामा एम अपॉन 2.30 RT रो आर। तो इसको याद रखना है दोस्तों, इस इक्वेशन को, ये आपका इंटरफेशियल फ्री एनर्जी में चेंजेस को इंडिकेट कर रही है। डी इज द राइट आंसर, ओके। तो आप देख सकते हैं ये आपका पूरा इक्वेशन। तो यहाँ पर देखते हैं S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्मॉल पार्टिकल, S नॉट इज द नॉर्मल सॉल्युबिलिटी, गामा इज द इंटरफेशियल एनर्जी, M is the molecular weight of the solid, rho is the density of bulk solid, R is the gas constant 8.31 × 10⁻⁷ और T is the thermodynamic temperature। तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है।
Indicate which of the following molecular characteristics will be expected to increase the solubility of the simple solid in aqueous solution. A high melting point, the presence of polar group, a high molecular surface area, a high boiling point. देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से एक डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता सॉल्युबिलिटी का, लेकिन यहाँ पे एक्वस सॉल्युबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्युबिलिटी को यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है वो प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप। मान लीजिए किसी कंपाउंड के पास पोलर ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो डेफिनेट सी बात है कि उसका जो कह सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, बी, प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप, क्योंकि यही पोलर ग्रुप क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को एनहांस करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर, प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है जो कि डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं वो सब कुछ दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं इसमें ऑल्टन बुक जो आती है आपकी, तो उसमें आप इसको पेज नंबर 372 पर आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ओके चलिए, 2% सलाइन सॉल्यूशन इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोऑस्मोटिक। 0.9% सलाइन सॉल्यूशन जो होता है कैसा होता है आपका, आइसोटोनिक होता है। इससे अगर ऊपर जाते हैं तो हाइपरटोनिक, अगर इससे ऊपर कंसंट्रेशन जाता है तो हाइपरटोनिक, और इससे नीचे कंसंट्रेशन जाता है तो हाइपोटोनिक, हाइपर। तो यहां पर क्या होगा, 2% है, मोर देन 2% मतलब मोर देन 0.9%, तो मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। जी हाँ, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बी, हाइपरटोनिक। यस, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो आप देख सकते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोऑस्मोटिक, ये डिफरेंट टाइप के आपके टर्म्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक को मिलाकर हम पैराटोनिक के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखने वाली बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म इज अ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। When change in the internal structure, we get a different compounds of such type of product. This is called the polymorphism. So polymorphism is the right answer of this question. This is not a colligative property. Colligative property नहीं है, तो D is the right answer. Okay. चलिए आप देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आप देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर लोअरिंग, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 जो कि आपका ड्रग स्टेबिलिटी एंड केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को, केमिकल काइनेटिक्स और ड्रग स्टेबिलिटी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन उसको अच्छे से ध्यान से करके जाना है, क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक डिग्रेडेशन इन सस्पेंशन इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सूडो जीरो ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया है, और हम देखेंगे इसका आंसर, पॉसिबल आंसर क्या दिया था एनटीए वालों ने, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट जो कराया था एनटीए ने कंडक्ट कराया था, इसलिए इसका पॉसिबल जो आंसर है उनके हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में जो आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। देखिए, सस्पेंशन का जो डिग्रेडेशन होता है वास्तविकता में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन 2 फेजेस में होता है। अगर हम बात करें 2 टाइप के पार्टिकल से होता है, तो यहाँ पर 2 तरह के पार्टिकल्स है। अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा देखते हैं इसको, तो यहाँ पर अगर सस्पेंशन में देखें तो 2 टाइप्स के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं सस्पेंशन में। अगर हम बात करें, एक लार्ज साइज के पार्टिकल और एक स्मॉलर साइज के पार्टिकल। जो लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, सस्पेंशन की एक खूबी होती है, और ये आपके जो पार्टिकल है स्मॉल साइज के पार्टिकल है, ये सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। और जो डिग्रेडेशन होता है, ड्रग का डिग्रेडेशन यहीं से होता है, किस फॉर्म से आपका, ठीक है, ड्रग डिग्रेडेशन कहां से होता है, इसी फॉर्म से, सॉल्युबल फॉर्म से होता है। तो होता क्या है वास्तविकता में कि यहाँ पर इसका डिग्रेडेशन होता है और यहाँ से कंटिन्यूअसली ड्रग का ट्रांसफर होता रहता है।
मतलब बड़े पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल या इनसॉल्युबल फेज से सॉल्युबल फेज में ड्रग का ट्रांसफर होता रहता है। तो यहाँ कंसंट्रेशन एक तरीके से क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है। कंसंट्रेशन कैसा बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो ये वास्तविकता में होना चाहिए था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसा होना चाहिए दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिखाई देता है। तो जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम जीरो ऑर्डर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सूडो जीरो ऑर्डर होना चाहिए कायदे से। लेकिन जो एनटीए ने जो आंसर दिया था वो जीरो ऑर्डर आंसर दिया था। लेकिन वास्तविकता में अगर आप उठाकर देखोगे, मार्टिन उठाकर देखोगे या सुब्रमण्यम उठाकर देखोगे, तो वहां पर इसका आंसर सूडो जीरो ऑर्डर दिया गया है। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया आपके लिए। चलिए आंसर एनटीए के हिसाब से देखेंगे, डी आंसर होगा और ये इसका पॉसिबल डिग्रेडेशन है। ओके चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इफिशियंसी ऑफ एन रिवर्सिबल इंजन इज गिवन बाय। रिवर्सिबल इंजन की इफिकेसी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, मतलब कौन सी इक्वेशन है जो कि इंजन की इफिकेसी से रिलेटेड है। क्लेप्रियन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लेप्रियन इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और कार्नट थ्योरम। तो यहां पर आपको पता है इंजन की बात होती है तो वहां पर नाम किसका आता है, कार्नट का आता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप थोड़ा सा अगर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को अगर देखेंगे, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पर जाएंगे तो आप देखेंगे ये कार्नट इंजन वहां पर आपको मिलेगा डेफिनेटली। और ये बहुत अच्छा कह सकते हैं कि बहुत अच्छा चैप्टर है आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्नट थ्योरम। यस, डी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं कार्नट थ्योरम किसने एक्सप्रेस किया था, कार्नट ने 1824 में एक्सप्रेस किया था। तो यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ सच एन इंजन ऑपरेटिंग रिवर्सिबली एट एवरी स्टेट एंड रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल स्टेट एक साइक्लिक प्रोसेस होती है और उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। रिमेनिंग इक्वेशन आर गिवन एज सच। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल। A sample of glucose was decomposed at 140 degrees centigrade in a solution containing 0.03 molar HCl. The velocity constant K was found to be 0.0080. If the spontaneous rate constant is 0.0010 R and the catalysis due to the hydroxyl ion in this acidic solution is considered as negligible, then the catalytic coefficient KH। कैटालिटिक कोएफिशिएंट KH को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा फॉर्मूला, वेलोसिटी कांस्टेंट माइनस स्पॉन्टेनियस रेट कांस्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन। ये आप पुट करोगे, यहां पर इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे और सी की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.233 पर मोल पर आर। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन उसी फॉर्मूले को जो आपको अभी हम लोगों ने देखा था कि हमें अगर कोएफिशिएंट कैटालिटिक कोएफिशिएंट अगर निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बायोफार्मास्यूटिक्स वाले सेक्शन पर आते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नॉइज-विट्नी इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया। And Nojs-Whitney equation predict and increase the dissolution rate if the particle size is reduced by micronization because of increase in area. Relationship between the radius of the diffusing molecules and its diffusion coefficient. The influence of the electrolyte on the rate constant. And equilibrium between the surfactant and the drug molecule at the surface of the solution in the bulk of the solution। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉइज-विट्नी इक्वेशन हमारे दिमाग में क्लियर आती है कि किससे रिलेटेड है, डिसोल्यूशन रेट से रिलेटेड है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होती है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके सरफेस एरिया के। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन उतनी ही ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। तो यदि हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर अगर हम टैली करें तो हम पाएंगे कि जो आपकी नॉइज-विट्नी इक्वेशन बेसिकली प्रिडिक्ट करती है कि यदि पार्टिकल साइज को रिड्यूस करें बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोनाइजेशन, जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और डेफिनेट सी बात है सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो डिसोल्यूशन रेट एनहांस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए इज द राइट आंसर। और ये नॉइज-विट्नी इक्वेशन इसको आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डीसी बाय डीटी इक्वल टू डे ए के WOCS माइनस CB अपॉन VH। चलिए ये इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आईवी आईवीसी कोरिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। विच टाइप ऑफ इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन आईवी आईवीसी कंपेयर्ड परसेंटेज ड्रग रिलीज एंड वर्सेस परसेंटेज ड्रग अब्जॉर्ब। तो ड्रग रिलीज और ड्रग अब्जॉर्प्शन के बीच में कोरिलेशन किस लेवल पर, इसमें डिफरेंट टाइप के लेवल होते हैं, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, मल्टीपल लेवल सी। तो यहां पर जो परसेंटेज ड्रग अब्सॉर्ब हो रहा है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, परसेंटेज ड्रग रिलीज पर। तो ये आपका लेवल ए में, ये लेवल ए में कोरिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, परसेंटेज ड्रग रिलीज वर्सेस परसेंटेज ड्रग अब्सॉर्ब। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए। A is the right answer of this question. Yes, A is the right answer. लेवल A। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लेवल्स होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तो लेवल ए में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरिलेशन एस्टेब्लिश होता है किस किस के बीच, परसेंटेज ड्रग रिलीज वर्सेस परसेंटेज ड्रग एब्जॉर्ब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइडियली बीए, बीए मतलब होता है बायो अवेलेबिलिटी, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म आया था इसलिए घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको याद रखना बीए का मतलब क्या होता है। आइडियली बीए स्टडीज शुड बी कैरिड आउट ऑन दी वॉलंटियर्स, मतलब बायोलॉजी स्टडी करने के लिए किस टाइप का वॉलंटियर होना चाहिए, एज्ड, चिल्ड्रन, हेल्दी पेशेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कोई भी स्टडी जब हम करते हैं इस टाइप की बायोलॉजी स्टडी, तो उसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम लिखा रहता है कि जो वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, वो हेल्दी होना चाहिए, तभी हम उस पर इम्पैक्ट देख पाएंगे, तभी हम उसमें बायोलॉजी की स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे सी, हेल्दी। चलिए ये कंडीशंस हैं बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज के लिए, तो आपको याद रखना है यहाँ पर एज 20 से 40 ईयर के पेशेंट को लेना है आपको, बॉडी वेट अडल्ट के जो बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग रखना है आपको, और साथ ही साथ उसका जो कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल स्टेटस होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी डज नॉट रिलाई ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन। एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी, देखिए दोस्तों सॉल्युबिलिटी जो होती है दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट और अपरेंट सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी जो कि आयोनाइजेशन सॉल्युबिलिटी भी कहलाती है, सॉरी इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी भी कहलाती है, अपरेंट और जो आपकी दो तरह की सॉल्युबिलिटी होती है, मैं फिर से बोलूंगा दो तरह की सॉल्युबिलिटी होती है, एक अपरेंट सॉल्युबिलिटी होती है, एक एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी होती है। तो जो एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी होती है उसको हम इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ड्रग बिना आयनाइज हुए कितनी सॉल्युबिलिटी शो कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी, वास्तविक सॉल्युबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शंस हैं पीएच, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो पीएच के ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, बट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज कर देने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पीएच चेंज करने से भी सॉल्युबिलिटी पर क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद द हाई अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मान लीजिए किसी ड्रग का अपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, पेनिट्रेशन अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड टेस्टिस बैरियर, तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक्सटेंसिव बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, तो यहाँ पर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डाउन हो जाता है, जब ड्रग किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन दी टोटल बॉडी वाटर, ये फिक्स्ड है आपका, नॉर्मल जो कह सकते हैं नॉर्मल केस में जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपरेंट होता है। यदि मान लीजिए पूरे बॉडी वाटर में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपका ड्रग तो वो आपका एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जाके आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा डी, एक्सटेंसिव बाइंडिंग टू टिश्यू कंस्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जब भी ड्रग आपकी टिश्यू के साथ बाइंड करती है तो डेफिनेट सी बात है कि वहां पर क्या होता है, उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है दोस्तों, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, एक्सटेंसिव बाइंडिंग टू द टिश्यू कंस्टिट्यूएंट्स। यस, आप देख सकते हैं ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, कंडीशंस हैं जिनमें किस केस में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है, किस में डिक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू दी हीमोग्लोबिन।
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कौन सी ड्रग बाइंड नहीं करती, क्लोरोप्रोमाजीन, फिनोबार्बिटल, फिनोथियाजीन, फेनिटोइन। तो याद रखना ट्रिपल पी, जो ट्रिपल पी होती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, तो इसमें ट्रिपल पी के बाद क्या बचता है, क्लोरोप्रोमाजीन। क्लोरोप्रोमाजीन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करती है। तो ऑप्शंस अगर हम देखें, बी सी एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली, सी एंड डी ओनली एंड ए ओनली। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, ए ओनली। क्लोरोप्रोमाजीन डज नॉट बाइंड टू द हीमोग्लोबिन। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन से कौन कौन सी ड्रग बाइंड करती है, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल और फिनोथियाजीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन पर आ चुके हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वोहम लिक्विड विसल। ओके, अल्ट्रासोनिफायर, मैकेनिकल स्टर, सिल्वर्सन होमोजेनाइजर, कोलोइडल मिल। तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट होते हैं जो आपके इमल्शन बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो पोहम लिक्विड विसल के ऊपर बेस्ड होता है वो होता है आपका अल्ट्रासोनिफायर। दोस्तों कौन सा होता है, अल्ट्रासोनिफायर। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बुक में उठा के देखेंगे तो क्लियर मेंशन रहेगा कि पोहमैन लिक्विड विसल जो रहता है वो अल्ट्रासोनिफायर। विसल मतलब एक साउंड कर रहा है, साउंड मींस यहाँ पर साउंड का जो कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनिफायर मतलब अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस हो रही है। जो अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, आपके जो इंटरनल फेज है उसको तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है उसको आसानी से। इसलिए यहाँ पर बड़ा अगर थोड़ा सा अगर आईक्यू भी लगाते, थोड़ा सा अगर आप एप्टीट्यूड लगा देते तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता। आंसर ए है। चलिए, और ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपके इमल्शन बनाने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रिएक्शन बेस्ड ऑन द किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ की बात आ जाती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चलने लगती है, ये कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर की। मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगा आंसर, प्रेशर आंसर नहीं होगा, वॉल्यूम आंसर नहीं होगा। एकदम से करेक्ट सटीक जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका टेम्परेचर। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी, यस, बी इज द राइट आंसर, टेम्परेचर। ओके, चलिए देख सकते हैं किरचॉफ इक्वेशन है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपन T2 माइनस T1 डेल्टा CP। ओके, तो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन है H1H2 आपका, और CP क्या है आपका, जो आपका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। रिटेंगर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू दी रिटेंगर हाइपोथेसिस, ये दिमाग में ये देखिए इक्वेशंस है, थ्योरम है, और ये सारी चीजें आपको थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रिटेंगर हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आ गया, तो रिटेंगर हमारे दिमाग में साउंड कर रहा है एकदम से क्लियर। कहाँ पढ़ा हमने रिटेंगर हमने साई रिडक्शन में पढ़ा, रिटेंगर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, क्रिक्स थ्योरी। चलिए, तो यहाँ पर एनर्जी यूज्ड इन साई रिडक्शन, तो ये तो सही होगा। न्यू सरफेस एरिया आर प्रोड्यूस, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर बी जो ऑप्शन जो बोल रहा है, बी जो स्टेटमेंट कह रहा है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस का साइज रिड्यूस करते हैं तो न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ए और बी दोनों करेक्ट है। इक्विवेलेंट शेप, रेनॉल्ड नंबर, इनसे कोई रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पर सी और डी स्टेटमेंट से रिटेंगर हाइपोथेसिस का कोई रिलेशन नहीं होता। यहाँ पर जो सही आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो ए एंड बी। ए इज द राइट आंसर, ए एंड बी। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप रिटेंगर हाइपोथेसिस, जिसमें आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू साइज रिडक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूटिलाइज करते हैं रिटेंगर हाइपोथेसिस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एनर्जी यूज करके पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं और नई सरफेस एरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ स्पाइरल स्क्रैपर इन दी स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर। स्क्रैपर बिल्कुल दिमाग से स्क्रैप करना है किसी चीज को। एगिटेशन ऑफ सैंपल, कन्वेइंग द क्रिस्टल, prevent an accumulation of crystal on the cooling surface, provide a desired temperature to the sample solution। तो भाई सिंपल है, स्क्रैप करना, किसी चीज को खरोच कर निकालना। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो क्रिस्टल की जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है कूलिंग सरफेस पर, ठीक है ना, तो उसको आपको स्क्रैप करके निकालना है। तो ये अक्यूमुलेशन को रोकेगा, कूलिंग सरफेस पर क्रिस्टल के अक्यूमुलेशन को रोकेगा कौन आपका स्पाइरल स्क्रैपर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है स्क्रैपर, और ये आपका
प्रिवेंशन करता है accumulation of the crystal on the cooling surface। चलिए, ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन से एक और क्वेश्चन आएगा। इफ यू इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, L is the length of the pipe, D is the diameter of the pipe, F is the friction factor, and delta P is the pressure drop. Then the equation delta P1 equal to 2FU 2L rho upon D represent Hagen-Poiseuille equation, Bernoulli equation, Fanning equation, रेनॉल्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लॉस से रिलेटेड इक्वेशन दिखाई दे रही है, जो कि फ्लो के दौरान जो भी आपका फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये इक्वेशन को बनाया गया है। और फ्रिक्शन लॉस से रिलेटेड इक्वेशन अगर हम इसमें बात करें तो एक ही इक्वेशन दिखाई दे रही है, कौन सी? फैनिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, फैनिंग इक्वेशन। सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है और ये इक्वेशन है, आपको याद रखना है इसको। ओके, चलिए। द फ्लूइड फ्लो थ्रू द फिल्टर मीडियम बाय विर्च्यू ऑफ, जो फिल्टर मीडियम हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, उसको फ्लूइड का फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फ्लूइड, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर, वॉल्यूम डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें याद रखना है इस चीज को कि जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो वहां पर फ्लूइड फिल्टर मीडियम के जो अगेंस्ट फिल्टर मीडियम की दोनों साइड्स पर जो प्रेशर डिफरेंस होता है, तो उसके कारण ही ये फ्लूइड का फ्लो हमें अचीव होता है। प्रेशर डिफरेंस होगा तब तक का फ्लूइड फ्लो होगा, और जैसे ही प्रेशर इक्वल हो गया आपका फ्लूइड का फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। ओके, चलिए अब आते हैं डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। पहले ही क्वेश्चन असर्शन रीजन से। ओके, तो यहाँ पर असर्शन कहता है, असर्शन क्या कहता है? इन केस ऑफ सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट बीपी, वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट मेड विथ व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन इज यूज। बिल्कुल करेक्ट है। यदि सैलिसिलिक ऑइंटमेंट अगर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, तो आपको वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट के साथ में व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर देखिए वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट मेड विथ व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन से बनता है, इज यूज्ड बिकॉज द मेडिकामेंट इज कलर। तो यहाँ पर असर्शन तो एकदम से करेक्ट है, लेकिन रीजन बोल रहा है कि वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट जो होता है व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन से बनता है, लेकिन यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन मेडिकामेंट इसमें कलरलेस होना चाहिए, कलर्ड नहीं होना चाहिए। कलर्ड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कलर्ड में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो जब कलरलेस मेडिकामेंट होगा तभी इस केस में हम इसको यूज करेंगे, इस टाइप के ऑइंटमेंट बेस को यूज करेंगे। तो यहाँ पर असर्शन तो करेक्ट है, बट रीजन इज इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं, आंसर सी है। आंसर क्या है इसका? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। और ये देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट मेड विथ व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन बिकॉज द मेडिकामेंट इज कलरलेस, नॉट कलर्ड। चलिए, which one of the following is an example of ointment prepared by the trituration containing liquid and solid both? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी। सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फर ऑइंटमेंट बीपीसी, ये सैलिसिलिक ऑइंटमेंट और सल्फर ऑइंटमेंट जो होता है आपका ट्राइचुरेशन से बनता है, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट होता है वो सॉलिड होता है अकेला। आंसर हो सकता था लेकिन नहीं होगा। व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट, ये भी हो सकता था आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या, व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट केवल सॉलिड कंटेंट होता है। ये दोनों ट्राइचुरेशन से बनते हैं। हेमामेलिस ऑइंटमेंट बीपीसी, ये भी आपका जो ऑइंटमेंट होता है ट्राइचुरेशन से बनता है, बट यहाँ पर लिक्विड एज अ कंटेंट होता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यहाँ लिक्विड और सॉलिड दोनों कंटेंट होनी चाहिए। रिसोर्सिनॉल ऑइंटमेंट जो होता है कंपाउंड ऑइंटमेंट होता है, रिसोर्सिनॉल ऑइंटमेंट कंपाउंड ऑइंटमेंट, जो कि आपका ट्राइचुरेशन से ही बनता है और लिक्विड और सॉलिड कंटेंट दोनों होते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। While preparing the following, salicylic acid 3 gram, sulfur precipitated 7 gram, lanolin 10 gram, white petrolatum 10 gram, the pharmacist should use a rubber spatula to weight and levitate the salicylic acid, mix the powder using geometric dilution in a mortar, place an ointment tile and levitate the ingredient using geometric dilution, all of the above। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपका जो बी ऑप्शन है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन पे अगर जाएंगे, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन करना पड़ेगा आपको।
क्योंकि यहाँ पर ड्रग की क्वांटिटी कम है, तो ड्रग की क्वांटिटी जब कम होती है तो डेफिनेटली वहां पर हमें ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन करना पड़ता है। तो जब भी हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, जो किस केस में करते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, ड्रग की क्वांटिटी कम होती है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑइंटमेंट टाइल यूज करके ये पूरा ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन वहां पर प्रोसेस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर लेविगेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पर जो ऑइंटमेंट टाइल यूज करके, लेविगेटिंग एजेंट का यूज करके ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन यूज करना पड़ेगा इस टाइप की प्रोसेस के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। चलिए इस पर बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ICH हार्मोनाइज्ड tripartite guideline related to the stability provide the general requirement for stability testing of new drug substance and product. Stability testing of new drug product. ओके, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी पर न्यू ड्रग सब्सटेंस या प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अगर बात हो रही है न्यू ड्रग सब्सटेंस की बात हो रही है तो Q1A, Q1B, Q1D, Q1E। Q1A, Q1B में क्या होता है, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, नॉर्मल स्टेबिलिटी टेस्टिंग नहीं, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है। Q1D में जो होता है आपका डिजाइनिंग, मैट्रिक्सिंग एंड ब्रैकेटिंग डिजाइनिंग फॉर द सॉल्युबिलिटी स्टडी। ई इवोल्यूशन ऑफ डेटा, जो भी आपके जो सॉल्युबिलिटी डेटा होता है इनका इवोल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर Q1A के बारे में बात करें तो ये स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है न्यू ड्रग सब्सटेंसेस की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। Schedule O govern the standard for disinfectant fluid, list of equipment to run a pharmacy, life period of drug manufacturing and analytical record of drug। बड़ा ही सिंपल है। शेड्यूल ओ जो रहता है आपका डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से रिलेटेड रहता है, इसको याद रखना। ओ मतलब ठीक है ना, एक तरीके से ओ जीरो जैसा साउंड करता है, और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड की जो कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, शून्य के बराबर होती है, ऐसे याद रखने का ट्रिक है। तो आप याद रख सकते हैं डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड जीरो शेड्यूल ओ में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। ओ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं, NPU-U1, इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, द नंबर ऑफ पर्सन इलेक्टेड एज द नंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन। कितने मेंबर टीचिंग प्रोफेशन से सिलेक्ट होते हैं, 5, 6, 7, 8, ये आपको याद रखना है। PCI में कितने मेंबर टीचिंग प्रोफेशन से सिलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट होते हैं मीन्स यहाँ पर चुनाव होता है उनका। तो यहाँ पर 6 मेंबर याद रखिएगा दोस्तों, 6 मेंबर आपके इलेक्ट होकर पहुंचते हैं PCI में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो बी आंसर हो जाएगा। ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेट मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर, 3 तरह के मेंबर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आपको आपका जो NTN है इसको ड्रॉप कर दिया था, तो इसका आंसर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 99 में भी को भी ड्रॉप कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा फार्मास्यूटिक्स का पार्ट, जो कि GPAT 2023 के शिफ्ट सेकंड के पेपर का पार्ट था। चलिए दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।